ये हाल हो गया है कि चाइनीज़ इकॉनमी अगर पूरी तरह से डूब जाती है तो साथ में सिंगापुर, मलेशिया और इस तरह के कई सारे देशों को लेके डूबने वाली है। चाइनीज का एक वो है, दे यूज देयर गर्ल्स और दे यूज द अदर मीन्स करप्शन फैलाने के लिए और दूसरे लोगों को इस ट्रैप में फंसा देते हैं तरह तरह के। और फिर उसके बाद जो है उनसे वहां की टेक्नोलॉजी चोरी कराते हैं और इस तरीके का काम होता है। जी। तो जहां जहां चाइनीज फैक्ट्रीज थी उन देशों को चाइनीज फैक्ट्री के कारण टैरिफ झेलने पड़ रहे हैं। उसका इरादा क्या था, हम इतना एक्सपैंड कर लेंगे कि हमारे पोर्ट को हम मेन बना लेंगे। कंट्रीज जो है इसलिए कोलैप्स कर रही हैं क्योंकि उनके ऊपर ओवरऑल टैक्स टैरिफ लग जाता है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाली हम एक बार फिर से चाइना की, लेकिन चाइना को लेकर एक खबर दूसरी है। हालांकि चाइनीज इकोनॉमी पे लगातार चर्चा होती रहती है और उस पे भी दो पक्ष आते हैं। एक पक्ष कहता है कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और चाइना एक बड़ी सुपर पावर है, लेकिन जो अलग एक दूसरा रुख है वो ये कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो लगातार गिरती जा रही है। और अब तो ये हाल हो गया है कि चाइनीज़ इकॉनमी अगर पूरी तरह से डूब जाती है तो साथ में सिंगापुर, मलेशिया और इस तरह के कई सारे देशों को लेके डूबने वाली है। कतार में कई सारे देश हैं। अब यही हाल हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। चाइना अपने साथ-साथ अन्य देशों को भी डुबाने की कगार पर है। इस पूरे मामले को समझेंगे हम। हमारे साथ हैं हमारी आज की मेहमान मंजरी अग्रवाल जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, बहुत-बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चाइना पे कोई दिन बीतता है जो हम चर्चा नहीं करते। चाइना पे एक आध शो तो हो ही जाता है हमारा। लेकिन आज जो बात है वो ये जो खबर आ रही है कि चाइना की जो इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इस पे तो बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, लेकिन उसका असर कई सारे और देशों पे पड़ने वाला है। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? क्या विश्लेषण है आपका इस पर? चाइना ने एक चालाकी की थी जब सब लोगों ने मेड इन चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने शुरू किए थे। तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज अलग अलग देशों में लगा दी हुँ। और वहां से जो है जो सामान प्रोड्यूस किया। अब जैसे सिंगापुर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई तो वो मेड इन सिंगापुर हो गया। चाइनीज सामान है लेकिन सिंगापुर में बन रहा है, मेड इन सिंगापुर हो गया। जगह जगह आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके कारण जो है अ, सिंगापुर चाइना के एक हिसाब ये कहिए ट्रैप में आ गया। जी। तो अब क्या कर रहा है, सिंगापुर के तीन थ्री मेन चार्ज, उनके तीन लोग पकड़े गए हैं जो हुँ। एनविडिया के चिप्स चाइना को इलीगली भेज रहे थे। तो अब क्या करते हैं, चाइनीज का एक वो है, दे यूज देयर गर्ल्स और दे यूज द अदर मीन्स करप्शन फैलाने के लिए और दूसरे लोगों को इस ट्रैप में फंसा देते हैं तरह हुँ। तरह के। और फिर उसके बाद जो है उनसे वहां की टेक्नोलॉजी चोरी कराते हैं और इस तरीके का काम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनविडिया के चिप्स जो है 9 लोग पकड़े गए थे जिसमें 3 के खिलाफ पूरे पूरे सबूत मिल गए हैं। तो जी। अब अगर थोड़े दिनों बाद आप देखिए कि चिप इंडस्ट्री में चाइना कुछ बहुत अच्छा लेके आ रहा है, तो वो इसलिए नहीं लेके आ रहा है कि उसके लोग अच्छा ये बना रहे हैं, उसके पास साइंटिस्ट अच्छे हैं, ये सब उसने कहीं से या तो रिवर्स इंजीनियरिंग की है या फिर टेक्नोलॉजी चुराई। तो अब एनविडिया सिंगापुर में वहां पर जो है ये सारे काम चल रहे हैं। दूसरा इन्होंने क्या काम किया, मलेशिया आदि में अपनी काफी सारी फैक्ट्रीज लगाई और उसके बाद मलेशिया के कोटे का सामान उठा करके भेजना शुरू किया। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को वो किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता लगा कि मलेशिया को तो जितना हम पैसा भेज रहे हैं उसका 1% 2% ही मलेशिया में रह रहा है, बाकी सब चाइना चला जा रहा है। तो सारी चीजें खोली नहीं, सबको पता चल गया कि चाइनीज फैक्ट्रीज है। तो उनके ऊपर 800% टैक्स लगा दिया। अब वो केवल एक फैक्ट्री के ऊपर तो लगता नहीं, वो टैक्स क्या लगता है, वो पूरे देश के ऊपर लगता है। जी। तो जहां जहां चाइनीज फैक्ट्रीज थी उन देशों को चाइनीज फैक्ट्री के कारण टैरिफ झेलने पड़ रहे हैं। और इसका नतीजा फिर उस देश में, जैसे मलेशिया ले लीजिए, मलेशिया में जो भी और कंपनीज हैं जो सामान बना करके, जेन्युइन मलेशियन कंपनीज हैं, वो यूएस एक्सपोर्ट करती हैं।
तो उनको भी उस टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। हायर टैक्स का, हम नहीं कहते कि उनके ऊपर 800% लगेगा, पर हायर हायर टैरिफ तो लग जाएगा। इससे क्या होगा, मलेशिया की सरकार को डिटेर किया जा रहा है कि आप अपनी जमीन से बनने वाले चाइनीज प्रोडक्ट को यूएस एक्सपोर्ट मत करिए, या फिर यू टैक्स और यू डू समथिंग अबाउट द चाइनीज कंपनी। कंट्रीज किस तरीके से इस ट्रैप में फंसती हैं कि उन्होंने कहा कि हम इतने मिलियन का आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आजकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बहुत क्रेज है और हर कंट्री में है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब है हम फैक्ट्री लगाएंगे, तो उस फैक्ट्री के मालिक भी हम होंगे। इस तरीके से जो है चाइना अपने मेन लैंड से हटा करके दूसरी जगह रख रही है। अभी हम देख रहे थे कि मेक्सिको इज बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, और उसको वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो यूएस को सप्लाई कर रहा है। पर जब इसको हम थोड़ा सा गहराई से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता लगता है चाइना ने अपनी फैक्ट्री मैक्सिको में लगा दी। ये मैक्सिकन कंपनीज नहीं है, चाइना का मैक्सिको में इन्वेस्टमेंट है, और वहां से वो प्रोड्यूस करा करके यूएस भेज रहे हैं। मैक्सिको को क्या फायदा है, मैक्सिको को चाइनीज इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, उसकी इकोनॉमी बेटर हो रही है, वहां पे फैक्ट्रीज आएंगी तो वहां के लोगों को जॉब मिलेगा, और वहां परोक्ष रूप से वो भी उनकी इकोनॉमी को बेटर करेगा, एक साइकिल चल निकलेगी। तो उसके कारण मैक्सिको इस चीज को हमेशा वेलकम करेगा, क्योंकि देखिए दो तरह से चाइना किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है। एक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हम आपका ये बनाएंगे, अब उसमें एक चालाकी है जो लोग कम समझते हैं। जो कुछ भी वो बनाता है एग्जिस्टिंग जो लाइंस हैं उसके पैरेलल बनाता है। जो कुछ भी, जैसे श्रीलंका में एक मेन पोर्ट है, उसको छोड़ के उसके बगल में उसने हम्बनटोटा बनाया। तो उसका इरादा क्या था, हम इतना एक्सपैंड कर लेंगे कि हमारे पोर्ट को हम मेन बना लेंगे, या अगर हमें मेन पोर्ट से बैन कर दिया जाए तो हमारे पास हम्बनटोटा एक ऑप्शन की तरह रहेगा। लेकिन चाइना उतना एक्सपैंड कर नहीं पाया, तो हम्बनटोटा का जो इन्वेस्टमेंट था वो श्रीलंका में एक डेट ट्रैप क्रिएट कर गया। तो ये एक पैरेलल सिस्टम था। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है कि वो उसको कंट्री को अपने माल से भर देता है, डंप कर देता है वहां पर, वो दूसरा होता है। अब ये तीसरा तरीका इन्होंने निकाला कि हम अपनी फैक्ट्रीज आपके यहाँ लगाएंगे, हमारे लोगों को भेजेंगे, आपके कुछ वर्कर्स को ले लेंगे, लेकिन वो सारी चीज जो है मेड इन चाइना ना हो करके आपकी कंट्री के नाम लगेगा, फिर हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे और मेन प्रॉफिट चाइना का होगा। तो अब ये तीनों ही चीजें ज्यादा दिन नहीं चली। अब कंट्रीज जो है इसलिए कोलैप्स कर रही हैं क्योंकि उनके ऊपर ओवरऑल टैक्स टैरिफ लग जा रहा है। तो जिस तरह जो भी अब चाइना को किसी भी तरीके का सपोर्ट दे रहे थे, दे आर सफरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। जी जी, बिल्कुल। और अब सवाल ये है कि चाइना की इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, आपने उसके ऊपर पूरा किस तरह से क्या-क्या असर पड़ेगा, क्यों चाइना ने ये किया, सारी बातें आपने बताई। लेकिन सवाल ये है कि चाइनीज़ इकॉनमी का जो डाउनफॉल है, वो लगातार क्लियर होता नज़र आ रहा है कि किस तरह से चाइनीज़ इकॉनमी डाउन हो रही है। अब ये आपने कई सारे देशों के नाम गिनाए, कई चाइना के साथ-साथ कई सारे देशों पे इसका असर होने वाला है। तो ग्लोबली अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो उससे उस वो कितनी प्रभावित होगी चाइना के इस डाउनफॉल की वजह से? देखिए, चाइना का कुछ चीजों में बहुत बढ़िया उसका इन्वेस्टमेंट है, जैसे स्टील है। नेचुरली उनकी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा स्टील है। कहते हैं इतनी है कि चांद तक चले जाइए 5 टाइम्स, इतनी उन्होंने स्टील प्रोड्यूस करके रखी है। तो अब जो है आपको लेना होगा तो कहीं ना कहीं आपको चाइना पे इसको, भाई वो सस्ती दे देंगे आपको। तो जो भी कंट्री को वो ऑफर करेंगे या कंपनी को ऑफर करेंगे कि डिस्काउंटेड रेट पे कर देते हैं, तो इट विल बी अ मेजर लेयरिंग फैक्टर। ये सारी चीजें दूसरी कंपनीज को अट्रैक्ट भी करती हैं, पर इंटरनेशनल मार्केट में उनको हर्ट भी करती है। तो चाइना ने इस तरीके का भी बना दिया है कि ट्रांजिट कर देना है वेयर हाउस, जैसे उन्होंने यूएई में खोल लिया, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई पर मेजर वेयर हाउस ले लिया। इस तरीके से वहां पर जो भी कुछ
थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया और उसके बाद उसे मेड इन यूएई कह करके एक्सपोर्ट कर दिया। सेम कंडीशन उन्होंने वियतनाम की कर दी है। कभी कभी तो ये वेयर हाउस और ट्रेड रूट को यूज करके जो है इस तरीके से करे। तो अब अगर चाइना कोलैप्स करेगा तो यूएई पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, क्योंकि जो उसको भाई देखिए, एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट हो रहा था और जो वेयर हाउसिंग का किराया मिल रहा था, वो चीज जो है उसकी जाएगी। थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे वो देश हैं जो 846% टैरिफ इनके ऊपर लग गया है। ये रिवाइव भी कर सकते हैं अगर ये चीजें जो है वो अपनी भेज लें। लेकिन मेन चीज क्या आ जाती है, उनके यहाँ वो फैक्ट्रीज चल रही हैं जो चाइना की हैं। तो जैसे ही चाइना यहाँ पर कोलैप्स करेगा तो उनकी वो कंपनीज बंद कर हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज याद रखिए, जितनी भी चाइनीज लोग हैं, चाहे वो जैकमा जैसे बहुत बड़े अमीर लोग भी हों, वो सीसीपी के एजेंसी होते हैं और सीसीपी उनको गायब भी करा देती है। तो अगर आप ये कहिए कि वो प्राइवेट कंपनी है, चाइना में प्राइवेट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एक उनकी बहुत बुरी वो है। तो अगर चाइना कोलैप्स करेगा तो उनके यहाँ के प्रोडक्शन पे, उनके यहाँ के एक्सपोर्ट पे, सब चीजों पर असर पड़ेगा। दे विल लूज अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है चाइना वहां से पुल आउट कर ले। हालांकि उसकी मतलब आशंका बहुत कम है, क्योंकि कोई भी बाहर से अब वापस चाइना नहीं जा सकेगा। तो एक, या तो वर्ल्ड में एक सेकेंड वो चीज चलेगी कि चाइना के लोगों को लोग नागरिकता दे दें और उनके इन्वेस्टमेंट को रख लें, एंड इट हैज नो मोर लिंक्स विद चाइना। या तो ये ट्रेंड शुरू होगा, अगर उन्हें अपनी इकोनॉमी और जो जिसकी फैक्ट्री है, सो कॉल जिसके नाम पे फैक्ट्री है, उसको हम्म। खुद को बचाना है और इन देशों को अपनी फैक्ट्रीज बचानी है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, कट योर टाइज विद चाइना। नाउ दिस इज वेरी डेंजरस एज वेल, एंड दिस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि ये कितनी दूर तक जा सकेगा। अदरवाइज चाइना कोलैप्स कर रहा है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, यूएई, ये सब, यूएई उतना हर्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जहां पर इन्होंने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं, ये टैरिफ के कारण कोलैप्स करेंगे। जैसे सोलर पैनल है एक चीज, सोलर पैनल की जो इनकी मांग है इस समय देश में बहुत बढ़ रही है, और चाइना ने अपनी सोलर पैनल कंपनी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में लगा रखी है। उसके ऊपर टैक्स आ रहा है तो फिर वो कंट्री झेल रही है। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। अब लोगों को ये सोचना है, चाइना का साथ देना है कि खुद को बचाना है। जी। जी, बिल्कुल, आपने तो पूरा लगभग पूरा एशिया ही कवर कर दिया जिससे चाइनीज़ इकोनॉमी का असर उन सब पे नज़र आ रहा है। तो भारत पे भी इसका कुछ असर पड़ने वाला है, ये जो हालात वो बन रहे हैं? एक्चुअली भारत ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। भारत ने अपनी पैरेलल कंपनीज इस तरीके की खड़ी कर रखी है, और वो जिससे जो चाइना का, जैसे वन प्लस यहाँ पे बनता है, Xiaomi बनता है, ये सब, तो वो अकेली चीज नहीं है। हमें क्या करना, अगर आपकी कंपनी के ऊपर, देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से यूएस में चाइना को रिप्लेस कर रखा है। ट्रम्प और मोदी के कनेक्शंस भी बहुत अच्छे हैं, तो ट्रम्प चाइना को सैंक्शन करने के चक्कर में भारत को सैंक्शन नहीं कर पाएंगे। हमारी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है इस केस में। हम अच्छा, सेकेंडली, यूएस का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। जैसे उनकी एप्पल वगैरह यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है, अभी टेस्ला आ रही है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग। अब एलॉन मस्क भारत को सैंक्शन करने के लिए टेस्ला पे सैंक्शन तो नहीं लगा सकता ना। और टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग पहले चाइना में थी। अब ये देख लीजिए, एलॉन मस्क अगर मैन्युफैक्चरिंग लेके भारत में आ रहा है तो इतनी सेल तो है नहीं कि भारत और चीन दोनों जगह मेंटेन करे। मतलब चीन में ऑप्शन वो खत्म करेगा अपने। तो ऐसे में वो भारत को सैंक्शन करेंगे तो वो सेल्फ सैंक्शन हो जाएंगे ना। इसके कारण भारत को वो सैंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत चाइनीज कंपनीज के ऊपर टैक्स बढ़ा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, या फिर उन कंपनीज को बैन कर सकते हैं, बट भारत को इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और भारत की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही है, तो चाइना अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है, दूसरी तरह से वो कर लेंगे। क्योंकि देखिए, ऑफ लेटली रिवाइज होके आया है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% है।
और मैं एक चीज कह रही हूँ, जिस रेट से भारत में दूसरी कंपनीज आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और नए नए एरियाज में हम प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इट इज 9.2 इज वेरी वेरी बिलो एवरेज। जो मतलब आई से इट इज स्टिल नॉट अ गुड डेटा, क्लियर एंड रियल डेटा। बट उसको भी अगर सच मान लें तो पूरी दुनिया जहां रिसेशन में जा रही है और एक कंट्री है जो 9.2% से ग्रो कर रही है, तो वी आर ऑलरेडी अ मैग्नेट। हर जन ये सोचेगा कि यहाँ इन्वेस्ट करो। कभी कभी क्या होता है, डीप स्टेट का बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में। तो सरकारों को ब्लैकमेल करने के लिए, जैसे अभी अमेरिका में भी चल रहा है, स्टॉक मार्केट में ये लोग क्या करते हैं, इनके बहुत लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वे अपने शेयर्स फ्लोट कर देते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि अभी स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं शॉर्ट टर्म नहीं देख रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ। लॉन्ग टर्म क्यों देख रहे हैं? ये खेल भारत में हो चुका है अडानी वाला, उन्होंने फ्लोट कर दिए, लोगों ने क्या किया, शेयर्स खरीद के रख लिए। भारत की मार्केट सेंसिटिव से सेंसिबल हो गई। अब इसको मैनिपुलेट करना उतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट नहीं हो सकती, लेकिन उतना आसान। यही चीज ट्रम्प कर रहे हैं। वो फ्लोट कर रहे हैं और ये खरीद के रख ले रहे हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, डीप स्टेट विल लूज इट्स इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज एंड देयर बाय दे विल लूज द बार्गेनिंग पावर। हमें ब्लैकमेल और बार्गेन करने की पावर छोड़ देंगे और लॉन्ग टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट खो देंगे। और तब जब हम अपने इन्वेस्टमेंट के या अपने शेयर मार्केट में 50% से ऊपर के 60% से ऊपर के हो जाएंगे, तो उतना हम स्टॉक कंट्रोल कर लेंगे। तो ये जो हर बात पे सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, हम इसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। और यही ट्रिक अमेरिका खेल रहा है। तो ये जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उस स्टेबल इकोनॉमीज की हो रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को, अब जैसे लंदन बैंक को जॉर्ज सोरोस ने एक बार कराया था, लंदन की इकोनॉमी को, इकोनॉमी क्रैश नहीं करा पाएंगे। तो दूसरों की इकोनॉमी पे एक चाइना का इफेक्ट कम हो रहा है, दूसरा डीप स्टेट का इफेक्ट कम हो रहा है। तो इन लॉन्ग रन भारत के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। टू, जो यूएस के हेड्स हैं, ट्रम्प है और एलॉन मस्क है, वो भारत में अच्छा अपना मतलब गाइडेंस भी देख रहे हैं। ट्रम्प खुद ही कहते हैं कि मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। वो उनसे टैरिफ हटाने की बात कर रहे हैं, पर ज्यादा टैरिफ वो भारत के ऊपर लगा नहीं सकते। सो वी आर इन अ सेफ जोन। जी। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँ, चाइना की जो आज हालत है जिसकी वज़ह से चाइनीज़ इकॉनमी कोलैप्स कर रही है, ऑलमोस्ट कर चुकी है क्योंकि रियल एस्टेट डाउन, बैंकिंग सिस्टम उनका डाउन, रेस्टोरेंट, स्कूल सब बंद हो रहे हैं। तो ऐसे क्या गलतियाँ चाइना ने की जिससे हम सीख सकते हैं क्योंकि वी आर ऑल्सो अ ग्रोइंग इकॉनमी? ओवर प्रोडक्शन इज द फर्स्ट मिस्टेक। उन्होंने कोई भी चीज, जैसे उनको एडिडास के जूतों की एक डिमांड आई, उनको 5 लाख पीसेस बनाने हैं, उन्होंने 6, 7, 8 लाख बना दिए। फिर एडिडास क्यों, इसमें मैं ये भी बता रही हूँ कि वाई अमेरिका बिकेम एन एनिमी ऑफ चाइना। तो अब एडिडास के उन्होंने 600 जूते जब बनाए, 5,000 की बदले 6,000 बनाए, तो एडिडास ने सरप्लस खरीद लिया कि ठीक है मेरा ब्रांड है, मैं वो कर लेता हूँ। जो एक्सपोर्ट रिजेक्ट थे, इन्होंने वो भी काफी अमाउंट में थे, फ्ली मार्केट में बेच दिए। अब एडिडास का एक जूता मान लीजिए $200 का बिक रहा है शोरूम में, और $5 का बिक रहा है फ्ली मार्केट में। कौन सा लेंगे आप? ऑफ कोर्स ये $5 ब्लैक में कोई $20 पांच $200 डॉलर में। तो अब क्या है कि उससे एडिडास की ओवरऑल सेल्स को दिक्कत आ रही थी, फर्क पड़ रहा था। तो इस तरीके से, और ये इन्होंने एक कंपनी के साथ नहीं किया, ये लगभग हर एक कंपनी के साथ किया कि ओवर प्रोडक्शन किया, और उसके बाद अगर उस कंपनी ने उस पूरे माल को नहीं लिया, तो उन्होंने फ्री मार्केट को वो कर दिया। तो जिसके कारण अच्छा वही क्वालिटी वही सब कुछ उन्होंने एक्सपोर्ट रिजेक्ट करके भेजा, लेकिन कई बार उनका उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होता।
मैंने खुद गुची के बैग खरीदे फ्ली मार्केट से। सो सीरियसली? सीरियसली मैंने खुद खरीदे हैं। तो ये जो है इसके कारण अमेरिकन इकोनॉमी को और इस सब चीज को काफी झटका लगा, और यहीं से स्प्लिट स्टार्ट। तो ओवर प्रोडक्शन एक चीज है। दूसरा, अब अगर जहां पर कंपनी के लिए नहीं करते, जैसे स्टील है, स्टील में इन्होंने इतनी शीट्स बना के रखी हैं कि कहते हैं कि आप यू कैन गो टू मून एंड बैक। अब उतनी शीट आपकी सेल नहीं हुई, तो नुकसान क्या हुआ? अब स्टील की शीट्स तो आप फ्ली मार्केट में बेच नहीं सकते, आप वेयर हाउसिंग का मनी लूज कर रहे हैं, और जितनी देर भी आपने थोड़ा सा क्रेडिट वगैरह लेकर के जो प्रोडक्शन किया उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट वगैरह दे रहे हैं, आप उसको भी लूज कर रहे हैं। तो फाइनली क्या हो रहा है? यू आर लूजिंग मनी बिकॉज यू ओवर प्रोड्यूस्ड। और ये सारे जो है चीजें बल्क में आते हैं। फिर जिस कंपनी का आपने, जैसे मान लीजिए मैंने जूते का एग्जांपल दिया, वो कंपनी आपको आपके ऊपर केस करेगी, तो भाई देखिए आपके एक हैसल तो बढ़ी गई। सो धीरे धीरे आपने अपने कोर्स वायलेट किए, ओवर प्रोडक्शन और ज्यादा लालच के चक्कर में ये किया। तीसरी गलती क्या की इन्होंने, कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, कि जगह जगह आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है, इसके लिए हम जो है पूरी दुनिया भर में इन्होंने सड़कें, पोर्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट सब बनाने शुरू कर दिए। शुरू में तो दूसरी कंट्रीज को इसका लॉस हो, और चाइना को फायदा, क्योंकि उनके जो है उन्हीं का मटेरियल था, उन्हीं के लोग थे। उसकी सुरक्षा में भी सीसीपी, वो पीएलए थी, ये सारी चीजें। लेकिन अल्टीमेटली ये टेबल टर्न हो गया। अब कंट्रीज ने जो है जहां जहां जैसे सीपेक बनाए इन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान को कर्जा दे दिया। पाकिस्तान तो उसकी ठंडी भी वापस नहीं कर रहा है, गधे और वो सब भेज रहा है। तो नतीजा क्या हुआ? सारा पैसा पाकिस्तान में डूब गया। और इसका जो है अब हालत ये है कि अच्छा, चाइनीज लोगों को बलूचिस्तान के लोग मार रहे हैं, पाकिस्तान के साथ चाइनीज पे भी हमला हो रहा है। तो उनके ना तो लोग वहां पर अब सेफ है, और इन्वेस्टमेंट तो डूब गया। तो इस तरह के बैड इन्वेस्टमेंट चाइना ने वर्ल्ड ओवर कर रखे थे। उनको मालूम था, दे थॉट कि वी विल टेक ओवर, बट दे फेल टू टेक। तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है, कि सारी दुनिया को मतलब अपने कब्जे में लेने का एक मैसिव प्लान, एक्सपेंशन, इतना एक्सपैंड कर गए कि अब सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर हर देश से इन्होंने दूसरी पड़ोस के देश से तीसरा पंगा लिया। इवन रशिया, जो इनसे कई गुना ज्यादा बड़ा, इनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी टेरिटरीज को भी क्लेम करना शुरू कर दिया, ये हमारी है। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे ये अक्सर क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, तो हिस्टोरिकल बेसिस देखें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ चाइना। बनाई बाउंड्री थी, तो हिस्टोरिकली चाइना इज जस्ट विद इन द ग्रेट वॉल। पर इन्होंने तो बहुत आगे तिब्बत और इधर हांगकांग सब कुछ ले रखा है। तो इतना एक्सपैंड कर गए ये, कि अब उसको एरिया और वो टेरिटरी इतने इन्वेस्टमेंट और सबके साथ उनसे मेंटेन नहीं हो रही। एंड द फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेल इन द कॉफिन इज वुहान रॉयल्स, जिसके कारण जो रही सही इनकी तरफ एक, ये कह लीजिए कि थोड़ी सी डिपेंडेंसी थी, थोड़ा एक चाइना का क्रेज था, वो खत्म हो गया। क्योंकि पूरी दुनिया ने उसमें बहुत कुछ झेला। फिर उस समय इन्होंने जो वर्ल्ड को मेडिसिन दिए, जो वैक्सीन दिए, जो मास्क दिए, उसमें भी घपले, घोटाले, इंफीरियर क्वालिटी, और उसमें भी बॉसिज्म। तो इन्होंने पूरी दुनिया से अपने रिश्ते खराब। भारत बढ़ रहा है, भारत चाइना के जैसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत ने उस समय बिना कुछ मांगे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, लोगों को दवाएं भी दी, वैक्सीन भी दी, और जहां जहां थोड़ी बहुत मदद हम कर सकते थे, वो हमने मदद की। एंड हमने बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया, कि हमने मानवता की खातिर की है। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारी यही आकांक्षा। इस मैत्री ने आपको वो पोजीशन दे दी जो चाइना कभी नहीं कर सकता। अब क्या है, फिर जब देश भारत के पास आए, तो हमने क्या किया? उनके लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। जैसे हमें कनाडा से प्रॉब्लम आ रही थी दलहन की खेती को लेकर के, तो हमने उसको अफ्रीका में शिफ्ट किया। तो हमने अफ्रीका के लोगों को
खेती सिखाई और बीज दिए और उसका मालिकाना हक भी दे दिया कि ठीक है अभी आपके पास है। हमने ये नहीं किया जैसे काफी अमेरिकन कंपनीज करती हैं कि ये रहे बीज और जितनी प्रोड्यूस होगी वो सारी हमारी, अगली बार के बीज भी आप हमसे खरीदेंगे। ये हमने गलती नहीं की। हमने कहा ठीक है, जो हमारा तरीका है आप अपने जितने बोने हैं उतने बीज रख करके बाकी की खेती हमें दे दीजिए। तो भारत की अप्रोच जो ह्यूमन थी और कम लगाने वाली थी, उनके कारण भारत को वो बढ़त मिल रही है और आगे भी इसी तरीके से मिलेगी, क्योंकि हम किसी का बुरा करके या किसी का इस तरीके से फायदा उठा करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और ये अप्रोच यूएस की भी थी ट्रम्प से पहले जब, और ये अप्रोच चाइना की है, आज भी है। जी। और उस अप्रोच की वजह से जो चाइना जिन हालातों में है और जो कुछ चाइना को फेस करना पड़ रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान है, और चाइना उस सब को छुपाने के लिए काफ़ी कुछ हरबे आज़मा रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जब इकॉनमी इस तरह से कोलैप्स होती है तो उसको आप इतने छोटे नैरेटिव मैनेजमेंट या नैरेटिव बिल्डिंग से तो आप ठीक नहीं कर सकते। पॉज़िटिव और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की आवश्यकता होती है, जिस पे चाइना पूरी तरह से फ़ेल कर गया। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। नमस्कार।